हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की क्लास में जो है हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी में जो है फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग देख लिए थे अलैंगिक जनन। उसके बाद जो है लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान जो है हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया है। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पुष्पों की संरचना के बारे में हमने बात किया था। पुष्पों की संरचना के बाद जो है हम लोग इसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे थे। तो कल जो है हम लोग ने इसमें देखा था कि स्त्रीकेशर, पुंकेशर और जो है दल, बाह्यदल, इनके क्या कार्य हैं, इन सभी चीज़ों को जो है हमने देखा था। इसमें क्या क्या पार्ट हैं, पुष्प की संरचना में क्या क्या पार्ट होते हैं, उन सभी चीज़ों को हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था। इस पुष्प में 4 आवश्यक चक्र होते हैं जिसको हमने देखा था। जो है कुछ आवश्यक चक्र होते हैं, कुछ अनावश्यक चक्र होते हैं। आवश्यक चक्र में पुंकेसर और स्त्रीकेसर, और अनावश्यक चक्र में जो है दल और बाह्यदल को हमने देखा था। ठीक उसी तरह से जो है हमने इसमें पुंकेसर के बारे में देखा और स्त्रीकेसर के बारे में देखा। ठीक है, जो है आगे की संरचना में हम लोग जो है बात करेंगे अब जो है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो लैंगिक जनन के लिए 3 अवस्थाएं होती हैं। लैंगिक जनन के लिए क्या होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। अब 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं लैंगिक जनन के लिए? तो फर्स्ट अवस्था होती है निषेचन पूर्व अवस्था। निषेचन पूर्व अवस्था, निषेचन पूर्व अवस्था। अब ध्यान से बिल्कुल समझते चलिएगा। निषेचन पूर्व अवस्था का मतलब क्या? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है? निषेचन पूर्व अवस्था के अंतर्गत जो है युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण, इसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, है ना। क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, इसको हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस का मतलब ये समझिएगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन, यानी जो परागकण है इनका निर्माण, परागकोश में परागकण का निर्माण, और जो है स्त्रीकेसर यानी जो है इसमें मादा युग्मक का निर्माण। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? युग्मक का निर्माण बोलते हैं। इसी क्रिया के अंतर्गत जो है इसी निषेचन पूर्व अवस्था में ही युग्मक का स्थानांतरण किया जाता है। युग्मक का स्थानांतरण, है ना, स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। जब परागकोश में जो है परागकण परिपक्व हो जाते हैं और इससे जो है नर युग्मक का निर्माण होता है, और इसको जो है कहाँ पर पहुँचाया जाए? वर्तिकाग्र पर पहुँचाया जाए। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? युग्मक का स्थानांतरण। तो ये प्रक्रिया होती है किसके अंतर्गत? निषेचन पूर्व अवस्था में। इसके बाद जो है दूसरी अवस्था होती है निषेचन की। दूसरी अवस्था क्या होती है? निषेचन की। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? तो नर युग्मक और मादा युग्मक का, नर युग्मक, अब यहाँ पर जो है परागकण आ गया तो इसमें जो है पॉलन ट्यूब का निर्माण होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा? पॉलन ट्यूब का निर्माण होगा। नर युग्मक और मादा, यहाँ पर नर युग्मक को पहुँचाया जाएगा और मादा युग्मक के साथ जो है संलयन की प्रक्रिया होगी। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। ठीक उसी तरह से जो है इसके बाद यहाँ पर जो है नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन होता है। निषेचन की प्रक्रिया में क्या होगा? नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन। ठीक इसी तरह से जो है निषेचन प्रक्रिया के बाद निषेचन पश्च अवस्था आती है। निषेचन पश्च अवस्था। निषेचन पश्च अवस्था में क्या होगा? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंतर्गत क्या होगा? अब यहाँ पर जो है ये नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होंगे, फ्यूज होंगे, तो इनसे निर्माण होगा किसका? जाइगोट का निर्माण होगा। यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा? तो जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज जब डेवलप करेगा तो इन्हीं से किसका निर्माण हो जाएगा? तो इन्हीं से भ्रूण का निर्माण होगा, यानी एम्ब्रियो का निर्माण होगा। इन्हीं से किसका निर्माण होगा? भ्रूण यानी एम्ब्रियो का निर्माण होगा, और इससे जो है बीज की उत्पत्ति होगी। इसी से किसकी उत्पत्ति होगी? बीज की, और इसी से जो है नए प्लांट का जर्मिनेशन होगा। तो ये प्रक्रिया होती है लैंगिक जनन के अंतर्गत। जो है 3 अवस्थाएं आती है, निषेचन पूर्व अवस्था, और जो है निषेचन की अवस्था, और फिर निषेचन पश्च अवस्था। निषेचन पूर्व अवस्था में क्या होगा? युग्मक का निर्माण होगा और इसमें युग्मक का स्थानांतरण किया जाता है। फिर जो है इसके अंतर्गत जो है निषेचन की प्रक्रिया के अंतर्गत नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है। फिर निषेचन पश्च अवस्था आती है। निषेचन पश्च अवस्था में
जो नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित हुए हैं उनसे जाइगोट का निर्माण होगा। अब ये सेल डिवाइड हो जाएंगे, एम्ब्रियो का निर्माण करेंगे और उसी से बीज का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, और एक बीज से नए प्लांट की क्या हो जाएगी, उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया रही। अब इसमें कुछ बातें याद रखिएगा। अब इसमें हम लोग को पढ़ना है पीढ़ी एकांतरण। ठीक है, पीढ़ी एकांतरण हम लोग पढ़ रहे थे आवृत्त बीजी में, आवृत्त बीजी पौधों में जो है लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं। तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में हम लोग देखेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। अब जो है हम लोगों को इसमें पढ़ना है आवृत्त बीजी पौधों में, आवृत्त बीजी पौधों में पीढ़ी एकांतरण। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन फ्लावरिंग प्लांट या फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एंजियोस्पर्म, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आप समझते चलिएगा कुछ बातें, और जो है इसको जो है आप डिटेल इसमें सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। अब समझेंगे कि मान लीजिए कि एक आवृत्त बीजी पौधा है, एक आवृत्त बीजी पौधा है। इस आवृत्त बीजी पौधे में जो है कि ये प्लांट है, प्लांट में जो है लीफ है, और इसी प्लांट में अब ये आवृत्त बीजी पौधा है तो रूट भी होंगे, है ना, रूट भी होंगे, तना भी होंगे, जड़ भी होंगे और पत्ती की संरचना भी होंगी। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए कि एक यहाँ पर फ्लावर की संरचना हम लोग बना देते हैं। ठीक है, समझते चलिएगा बिल्कुल। ठीक है, आवृत्त बीजी पौधे में समझते चलेंगे, ये जो है कलर्ड पार्ट है, दल वाला पार्ट है, दल, और इसके अंतर्गत जो है ठीक है स्टेमन वाले पार्ट है। अब ध्यान से समझेंगे, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होगा, क्या चीज़ें बताई जाएंगी, तो इसको आप समझते चलेंगे। अगर हम इस संरचना को यहाँ पर हम बनाएं ऐसे, तो इसी के अंतर्गत जो है पराग कण का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत किसका निर्माण होता है, पराग कण का। हम यहाँ पर पराग कोश की संरचना अगर बनाएं, आप देखते चलिएगा बिल्कुल ध्यान से, और डायग्राम को आप बनाएंगे भी। ठीक है, ये जो है हमने किसकी संरचना बनाई, पराग कोश की, पराग कोश। ठीक है, अब पराग कोश के अंतर्गत जो है लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं होती है। इसके अंतर्गत क्या होती हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोर मदर सेल्स, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल। शॉर्ट में इसको MMC भी बोलते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका।
और एक बात याद रखेंगे कि ये जो पुष्प होती है आवृतबीजी जितने पुष्प हैं, ये पुष्प जो है द्विगुणित अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं? तो द्विगुणित अवस्था में होते हैं। द्विगुणित का मतलब क्या? ये डिप्लॉयड स्टेज में होते हैं। डिप्लॉयड, अगर ये डिप्लॉयड स्टेज में है तो इसके पुष्प की जितनी भी संरचनाएं हैं, सभी संरचनाएं कैसी अवस्था में होंगी? तो द्विगुणित अवस्था में होंगी। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, ये भी किस अवस्था में होंगे? तो द्विगुणित अवस्था में होंगे। किस अवस्था में होंगे? द्विगुणित अवस्था में होंगे। इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पराग मात्र कोशिका। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? पराग मात्र कोशिका। ठीक है, पॉलन मदर सेल्स, पॉलन मदर सेल। अब ये जो पॉलन मदर सेल्स है, इनमें होता है समसूत्री विभाजन और इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पर जब द्विगुणित कोशिका से अगुणित कोशिका बनाई जाती है तो इसमें विभाजन होता है कैसा? अर्धसूत्री विभाजन। आप ध्यान से समझेंगे समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन क्या है। आप जो है क्लास 11th में पढ़े होंगे इन सभी चीज़ों को, है ना। आप बस यहाँ पर शॉर्ट में समझ लेंगे। अगर कोशिका द्विगुणित है, अगर कोशिका कैसी है? द्विगुणित हो, तो अगर समसूत्री विभाजन होगा तो द्विगुणित से ये द्विगुणित कोशिका ही बनेगी। समसूत्री विभाजन होगा तो क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। नो क्रोमोसोम चेंज, है ना, नो क्रोमोसोम चेंज, है ना। अगर अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो इसमें जो है ये 2n से क्या हो जाएंगी? n हो जाएंगी, यानी डिप्लॉयड से क्या हो जाएंगी? हैप्लॉयड हो जाएंगी। इसमें क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? क्रोमोसोम विल बी हाफ, है ना। क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। तो ये 2n से क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंतर्गत, यानी पराग मात्र कोशिका के अंतर्गत जब लघु बीजाणु का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु का निर्माण होता है, लघु बीजाणु। तब ये जो है इसके अंतर्गत जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत अब ये जो है कैसी हो जाएंगी? तो हैप्लॉयड हो जाएंगी। कैसी होंगी? हैप्लॉयड हो जाएंगी। इनको बोलेंगे हम लोग क्या? लघु बीजाणु, यानी माइक्रोस्पोर्स। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ये जो लघु बीजाणु है, लघु बीजाणु, इन्हीं के अंतर्गत जो है समसूत्री विभाजन होगा। इन्हीं के अंतर्गत क्या होगा? समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होगा। और इन्हीं के अंतर्गत जो है नर युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? नर युग्मक का निर्माण होगा, यानी पराग कण का निर्माण होगा। इसके अंतर्गत किसका निर्माण हो जाएगा? तो पराग कण का निर्माण होगा। ठीक है, और ये कैसी होंगी? अगुणित होंगी। इन्हीं के अंतर्गत किसका निर्माण हुआ? पराग कण। और ये कैसी होंगे? हैप्लॉयड होंगे, है ना। इनमें क्रोमोसोम की संख्या कैसी होगी? तो आधी होगी। क्रोमोसोम की संख्या आधी क्यों होगी? क्योंकि जो है जो पराग कण है नर युग्मक बनेगा, तो नर युग्मक में क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है? तो आधी हो जाती है। कभी भी युग्मक का फॉर्मेशन होगा तो उसमें जो है नर युग्मक को जो है क्या क्रोमोसोम की संख्या आधी कर दी जाती है, जिससे जो है नर युग्मक और मादा युग्मक के फ्यूजन से फिर से वो डिप्लॉयड सेल्स बन जाती हैं। तो यहाँ पर जो है हमने बताया कि समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन से इसमें पराग कण का निर्माण होगा। पराग कण जो होंगे, पराग कण यानी नर युग्मक होंगे। नर युग्मक कैसे होंगे? तो अगुणित होंगे, ये अगुणित होंगे। ठीक है, इतनी बात आप सब लोग याद रखेंगे, है ना, कि जो है यहाँ पर लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन से बने लघु बीजाणु, यानी माइक्रोस्पोर्स बने। माइक्रोस्पोर्स में फिर जो है समसूत्री विभाजन होगा, जिसमें नर युग्मक का निर्माण होगा, जिसको हम लोग क्या करें? पराग कण। इसके अंतर्गत ही जो है पराग कण के अंतर्गत ही नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, अब जो है इससे जो है अब ये पराग कण यहाँ से निकलेंगे। इसमें पराग कण परिपक्व होंगे। परिपक्व होने के बाद इसका स्फुटन होगा। स्फुटन होने के बाद ये बाहर निकलेंगे। अब इसमें जो है अब ये संरचना हम लोग देखेंगे यहाँ से, है ना। इस संरचना को हम लोग जूम करके देखेंगे इसमें क्या होता है। ठीक, अब इसके अंतर्गत निर्माण होता है। हम बस इसके अंदर वाली संरचना को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, बीजांड वाली संरचना को, है ना। यहाँ पर है जो बीजांड है, बीजांड भी कैसा होगा? तो द्विगुणित होंगे। बीजांड भी कैसे होंगे? तो द्विगुणित संरचना होंगी, है ना। इसी के अंतर्गत किसका निर्माण होता है? तो मादा युग्मक का निर्माण होता है। इसी के अंतर्गत किसका निर्माण होगा? तो मादा युग्मक का निर्माण होगा। ठीक है, अब ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? दीर्घ
बीजाणु मात्र कोशिका है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका, बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है, दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका है ना। ये भी कैसी होंगी, तो ये भी डिप्लॉयड होंगी, कैसी होंगी, डिप्लॉयड होंगे, 2n टाइप की होंगी है ना, यानी द्विगुणित होंगी, ठीक। अब ये जो द्विगुणित कोशिका है, मेगा स्पोर मदर सेल, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल है ना। अब ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है, इसके अंतर्गत भी क्या होगा, तो विभाजन होना शुरू होता है ना, इसके अंतर्गत भी क्या होता है, तो विभाजन जो है। अब इसके अंतर्गत मादा युग्मक का निर्माण होता है, मादा युग्मक का निर्माण होगा, कैसे होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, कैसे विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। जब अर्धसूत्री विभाजन इनके अंतर्गत होगा तो इनसे बनेंगे क्या, अगुणित दीर्घ बीजाणु, क्या बनेंगे, अगुणित दीर्घ बीजाणु, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा एक एक चीजों को। इसी के अंतर्गत किसका निर्माण होगा, तो अगुणित दीर्घ बीजाणु का निर्माण होगा, अगुणित दीर्घ बीजाणु, ठीक है। जो ये अर्ध अगुणित होंगे, अगुणित जो दीर्घ बीजाणु हैं, अगुणित दीर्घ बीजाणु यानी मेगा स्पोर्स है, मेगा स्पोर्स के अंदर ही निर्माण होता है मादा युग्मक का, किसका निर्माण होगा, तो मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब ये जो मादा युग्मक है, अब यहाँ पर बन गया क्या, मादा युग्मक, और यहाँ पर क्या बने, नर युग्मक। अब ये नर युग्मक जो होंगे परिपक्व होकर कहाँ पर पहुँचेंगे, तो इसके जो है वर्तिकाग्र वाले भाग पर पहुँचाए जाते हैं, इसके कहाँ पर पहुँचाए जाएंगे, तो वर्तिकाग्र वाले भाग पर पहुँचाए जाते हैं। बिल्कुल ध्यान समझते चलिएगा। यहाँ पर परागकण आएंगे, इसी प्रक्रिया को जो है क्या बोला जाएगा, परागण की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, परागण की प्रक्रिया। जब परागकण निकल कर कहाँ पर पहुँच जाए, वर्तिकाग्र पर पहुँच जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परागण की प्रक्रिया। अब यहाँ से पॉलन ट्यूब का निर्माण होगा और नर युग्मक इसके अंतर्गत जो है प्रवेश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आगे की संरचना आप समझते चलेंगे। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं आगे की संरचना। अब इसमें जो है जो परागकण है और जो मादा युग्मक है, परागकण और मादा युग्मक दोनों आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे। इस प्रक्रिया को हम लोग जो है क्या बोलेंगे, निषेचन की प्रक्रिया, इसको क्या बोलेंगे, निषेचन की प्रक्रिया। अब इसके अंतर्गत जो मादा युग्मक है और नर युग्मक है दोनों आपस में क्या होंगे, संलयित होंगे, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो इस अभिक्रिया इसको बोलेंगे निषेचन की प्रक्रिया। अब यहाँ पर क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी, निषेचन की प्रक्रिया। इससे क्या चल रहा था, इससे अभी निषेचन पूर्व अवस्था चल रहा था, गेमिट्स का निर्माण हो रहा था, ठीक है, गेमिट्स का क्या हो रहा था, निर्माण होता है। अब गेमिट्स के निर्माण के पश्चात अब इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या हुआ, संलयन हुआ। जब संलयन होगा तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे निषेचन की प्रक्रिया। अब ये भी N है और ये भी N है, अब दोनों संलयित हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 2N स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 2N स्ट्रक्चर यानी डिप्लॉयड संरचना बनाएंगे, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। अब यहाँ पर कैसी संरचना बन जाएगी, तो डिप्लॉयड संरचना बनेगी, ठीक है। अब जो है यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन हो गया, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होगा। अब इसके बाद जो है ये डेवलप करेंगे और इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे सेल्स क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे और एम्ब्रियो को क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये जो है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियो, भ्रूण का निर्माण होगा। यहाँ पर जाइगोट बना है ना, यहाँ पर क्या बना, जाइगोट बना, जाइगोट से फिर क्या बना, एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो बनने के बाद अब जो है इन्हीं से किसका निर्माण हो जाएगा, तो इन्हीं में बीज का निर्माण होगा, बीज का निर्माण होगा। बीज फिर क्या होंगे, यही बीज अंकुरित होंगे, है ना, यही बीज क्या हो जाएंगे, अंकुरित होंगे, जर्मिनेट होंगे और इन्हीं से जो है एक नए प्लांट की क्या हो जाएगी, उत्पत्ति हो जाएगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पीढ़ी एकांतरण। अब ध्यान से समझेंगे, इसमें पीढ़ी एकांतरण में डिप्लॉयड स्टेज और हैप्लॉयड स्टेज हैं। यहाँ तक जो है ये द्विगुणित अवस्था है, ये द्विगुणित अवस्था, ये भी द्विगुणित अवस्था, और जहाँ से अर्धसूत्री विभाजन हुआ है वहाँ से जो है अब ये हैप्लॉयड स्टेज आ गए, डिप्लॉयड स्टेज, यहाँ से ये डिप्लॉयड हो गए, है ना। तो इसमें द्विगुणित अवस्था और अगुणित अवस्था है। अब
ध्यान से समझेंगे, पौधे की द्विगुणित अवस्था को बीजाणुद्भिद अवस्था कहते हैं। द्विगुणित अवस्था को क्या कहते हैं? पौधे के द्विगुणित अवस्था, द्विगुणित अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विगुणित अवस्था को बोलते हैं बीजाणुद्भिद, स्पोरोफाइट, बीजाणुद्भिद है ना, इसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। ठीक है। और पौधे के अगुणित अवस्था, ये द्विगुणित अवस्था है ऊपर की तरफ, ये सभी द्विगुणित हैं, ये भी द्विगुणित, ये भी द्विगुणित और ये भी द्विगुणित। यहाँ से सभी जो है अगुणित हैं, ये सभी कैसे हैं? अगुणित हैं। तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं? पौधे के अगुणित। अगुणित का मतलब क्या? हैप्लॉइड, है ना। पौधे के अगुणित अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? युग्मकोद्भिद, गैमेटोफाइट, है ना। पौधे के जो है अगुणित अवस्था को क्या बोलते हैं? युग्मकोद्भिद। ठीक है, युग्मकोद्भिद यानी गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। पौधे के द्विगुणित अवस्था को बोलते हैं बीजाणुद्भिद अवस्था, और पौधे के अगुणित अवस्था को बोलते हैं युग्मकोद्भिद अवस्था। अब ये अवस्था एक बार द्विगुणित अवस्था, फिर अगुणित अवस्था, ये जो है पीढ़ी एकांतरण चलता रहता है, एक के बाद ये अल्टरनेट बनते रहते हैं। इसी अवस्था को बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीढ़ी एकांतरण की अवस्था। ये जो है हमने यहाँ पर बताया कि पुष्प की एक आवृतबीजी पौधा है। आवृतबीजी पौधे में जो है ये सभी द्विगुणित हैं, ये सभी इसकी कोशिकाएं क्या होंगी? द्विगुणित होंगी। इसमें परागकोश के अंतर्गत, यहाँ पर हमने एक परागकोश की संरचना बनाई, इसके अंतर्गत निर्माण होता है किसका? लघु बीजाणु मातृकोशिका का। इसके अंतर्गत किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु मातृकोशिका का, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का, है ना। इसी को शॉर्ट में MMC भी बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? पराग मातृकोशिका, पोलन मदर सेल्स। अब ये होते हैं डिप्लॉयड। हम जानते हैं कि समसूत्री विभाजन में जो है कोशिकाओं के क्रोमोसोम में कोई बदलाव नहीं होता है, ये द्विगुणित से द्विगुणित ही बनती हैं। अगर अर्धसूत्री विभाजन होता है, कैसा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये कैसी हो जाएंगी? डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में बदल जाएंगी, यानी क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है? इसमें आधी कर दी जाती है। ठीक उसी तरह से इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन के बाद इसमें बनेंगे माइक्रोस्पोर्स, लघु बीजाणु बनेंगे, और इसके अंतर्गत समसूत्री विभाजन होगा, ये हैप्लॉयड हैं तो फिर हैप्लॉयड सेल्स ही बनेंगे, यानी इसमें परागकण का निर्माण होगा। अब परागकण जो है परिपक्व होंगे, इससे परिपक्व होने के बाद स्फुटन होगा, स्फुटन से परागकण वापस जो है बाहर निकलेंगे। अब इसमें जो है बीजांड की संरचना बनाए, बीजांड की संरचना भी कैसी होती है? द्विगुणित होती है। ये इसमें बनते हैं दीर्घ बीजाणु मातृकोशिका। एक बात याद रखेंगे, जो दीर्घ शब्द यूज होगा इसके लिए यूज होगा जो है मादा युग्मक बनने के लिए, और इसमें जो है लघु शब्द का उपयोग करते हैं जहाँ पर नर युग्मक का निर्माण हो रहा है। ठीक है। अब जो दीर्घ है, दीर्घ यानी मेगास्पोर मदर सेल्स हैं, इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात अगुणित जो है दीर्घ बीजाणु बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स या जो है मेगा स्पोर्स बनेंगे। किसका निर्माण होगा? तो मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो मेगा स्पोर्स हैं, इसी के अंतर्गत किसका निर्माण होगा? मादा युग्मक का निर्माण होगा। जब मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे तो निषेचन की प्रक्रिया होगी। कौन सी प्रक्रिया होगी? निषेचन की प्रक्रिया होगी। अब निषेचन की प्रक्रिया यानी होने के बाद जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट से फिर क्या बनेंगे? एम्ब्रियो बनेंगे। एम्ब्रियो से फिर बीज बनेंगे। बीज से जो है एक नए प्लांट का क्या होगा? जर्मिनेशन होगा। ठीक है। बीज जब जर्मिनेट करेगा और जो है एक नए पौधे की क्या हो जाएगी? फिर से उत्पत्ति होगी। तो ये पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया जो है इसमें चलती रहती है। इसी को हम लोग बोलते हैं आवृतबीजी पौधों में पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया। तो हम लोगों ने जो है पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया को जो है डिटेल समझ लिया है। अब इसमें जो है हम लोग हेडिंग देंगे और लिखेंगे भी। कल भी जो है, कल जो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोगों ने पुष्प की संरचना लिखी थी उसके बारे में भी जो है आप लिखेंगे। तो आप हेडिंग देंगे पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना में जो है आप लिखेंगे आवृतबीजी पौधों का। अब पहला पॉइंट इसमें लिखते चलिए, आवृतबीजी पौधों का एक विशिष्ट लक्षण, आवृतबीजी पौधों का एक विशिष्ट लक्षण उनमें पुष्प की उत्पत्ति होना है। उनमें पुष्प की उत्पत्ति होना है। फिर आगे लिखेंगे, एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्र होते हैं। एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्र होते हैं। पहला बाह्यदल, दूसरा दल, तीसरा पुंकेसर, चौथा स्त्रीकेसर। ठीक है, आप लिख लेंगे इसको, बाह्यदल, दल, स्त्रीकेसर और पुंकेसर। ठीक है। फिर आगे लिखेंगे उसमें
नेक्स्ट पॉइंट से इनमें से बाह्य दल सहायक चक्र कहलाते हैं। इनमें से बाह्य दल सहायक चक्र कहलाते हैं तथा पुंकेसर व स्त्री केसर आवश्यक चक्र कहलाते हैं। इनमें से स्त्री केसर व पुंकेसर जो है आवश्यक चक्र कहलाते हैं, क्योंकि पुंकेसर और स्त्री केसर प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक जनन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, इसलिए इसे आवश्यक चक्र कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने जो है पुष्प की संरचना में लिखा। अब पुष्प की संरचना में आप जो है इसमें पहली हेडिंग दे दीजिए बाह्य दल पुंज, है ना। इसमें हेडिंग देंगे बाह्य दल पुंज कैलिक्स, और इसमें लिखेंगे आप लोग यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है जो अधिकांशतः हरे रंग का होता है। फिर लिखेंगे इसमें बाह्य दल पुंज अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। बाह्य दल यानी सेपल से मिलकर बना होता है। ये कलिका अवस्था में जननांगों की सुरक्षा करते हैं। फिर लिखेंगे सेकेंड हेडिंग देंगे दल पुंज कोरोला। इसमें लिखेंगे आप लोग यह पुष्प का दूसरा चक्र है जो कि अधिकतर रंगीन होता है। दल पुंज अनेक पेटल्स यानी दल पुंज अनेक पेटल्स से बना होता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य परागण में कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करना होता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे पुमंग, है ना, एंड्रोशियम। तीसरी हेडिंग है पुमंग एंड्रोशियम। इसमें आप लोग लिखेंगे पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र है। यह एक या अनेक पुंकेसरों यानी स्टेमेन से मिलकर बना होता है। आगे लिखेंगे पुमंग पुष्प का नर भाग होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे एक पुंकेसर के तीन भाग होते हैं। पहला परागकोश यानी एंथर, दूसरा लिखेंगे योजी यानी कनेक्टिव, तीसरा लिखेंगे पुतंतु यानी फिलामेंट। ठीक है, परागकोश, योजी और पुतंतु। ठीक है, आगे उसी में लिखेंगे परागकोश में परागकण या लघु बीजाणु मातृकोशिका, लघु बीजाणु लिख लीजिएगा, परागकण या लघु बीजाणु का निर्माण होता है। नंबर 4 हेडिंग देंगे आप लोग अब जायांग गायनोशियम। इसमें आप लोग लिखेंगे यह पुष्प का चौथा अंतिम चक्र है। इसमें लिखेंगे यह पुष्प का मादा भाग कहलाता है। यह पुष्प का मादा भाग होता है। फिर आगे लिखेंगे जायांग एक या अनेक स्त्री केसरों से मिलकर बना होता है। जायांग एक या अनेक स्त्री केसरों से मिलकर बना होता है। इसमें तीन भाग होते हैं। पहला लिखिएगा वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, दूसरा लिखेंगे वर्तिका यानी स्टाइल, और तीसरा लिखेंगे आप जो है अंडाशय यानी ओवरी। ठीक है, ये रही पुष्पों की संरचना के बारे में। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब जो है आप हेडिंग देंगे पुष्पों में लैंगिक जनन। आप हेडिंग देंगे पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन।
इसमें आप लोग जो है पॉइंट वाइज करके लिखते चलिएगा, एक एक पॉइंट मैं बोलूँगा उसको जो है आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। लिखेंगे इसमें पुष्पी पौधों में मुख्य पुष्पीय पौधों में पुष्प उसका लैंगिक जनन अंग होता है। पुष्प लैंगिक जनन अंग होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे पुष्प में नर जननांगों के रूप में पुंकेसर, तथा मादा जननांग के रूप में स्त्री केसर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे पुंकेसर व जायांग के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्रमशः लघु बीजाणु और दीर्घ बीजाणु का निर्माण होता है। आगे लिखेंगे परागकण में नर युग्मकोद्भिद तथा गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, यानी मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। क्या लिखें आप, मादा युग्मकोद्भिद से जो है गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट नर युग्मक व मादा युग्मक के संयुग्मन से द्विगुणित युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे निषेचन के पश्चात युग्मनज युग्मनज युक्त बीजांड को बीज कहते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे बीज के अंकुरण से नए पौधे का निर्माण होता है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट से ये सभी घटनाएं क्रमिक रूप से 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती हैं। पहला आप लिखेंगे निषेचन पूर्व अवस्था, ठीक है, दूसरा लिखेंगे निषेचन, और तीसरा आप लिखेंगे निषेचन पश्च अवस्था। पहला निषेचन पूर्व अवस्था, दूसरा निषेचन और तीसरा निषेचन पश्च अवस्था। फिर उसके बाद आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे जिसमें निषेचन पूर्व घटना में युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे उसके बाद निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे निषेचन के पश्चात द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण से नया पौधा उत्पन्न होता है। तो ये रही जो है लैंगिक जनन की प्रक्रिया के बारे में। अब आप हेडिंग देंगे जो है पुष्पी पौधों में पीढ़ी एकांतरण, या फिर आप हेडिंग देंगे आवृतबीजी पौधों में पीढ़ी एकांतरण। हेडिंग दीजिए आवृतबीजी पौधों में पीढ़ी एकांतरण, और इसमें आप लोग लिखेंगे आवृतबीजी पौधे का मुख्य पौधा बीजाणुद्भिद होता है जो जड़ तना पत्ती में भिन्नित होते हैं और यह पुष्प धारण करता है। आगे लिखेंगे जिसकी प्रत्येक कोशिका
द्विगुणित होती है, जिसकी प्रत्येक कोशिका द्विगुणित होती है। अब जो है आप इसमें लिखेंगे आगे परिपक्व पुष्प में युग्मकों का निर्माण होता है। परिपक्व पुष्प में युग्मकों का निर्माण होता है। अतः यह अवस्था युग्मकोद्भिद अवस्था कहलाती है। चूँकि युग्मक अगुणित होते हैं, अतः युग्मकोद्भिद अवस्था भी अगुणित कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे पुष्पी पौधों में इन्हीं नर व मादा युग्मक के संलयन से द्विगुणित अवस्था युग्मनज के रूप में पुनः स्थापित हो जाती हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। यानी एम्ब्रियो का निर्माण होता है। भ्रूण से नए पौधे का विकास होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे अतः इसी प्रकार युग्मकोद्भिद अवस्था के बाद बीजाणुद्भिद अवस्था, फिर बीजाणुद्भिद अवस्था के बाद युग्मकोद्भिद अवस्था आती रहती है। इसे ही पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। आवृत्त बीजी पौधे में यह घटनाएं एक विशेष संरचना से संबंधित होती हैं, जिसे पुष्प कहते हैं। अर्थात आवृत्त बीजी पौधों में लैंगिक अंग पुष्प होता है। ये रहा आज के टॉपिक के बारे में, और जो है कल आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है पढ़ाया जाएगा। ठीक है।